हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में बेटा हम सरफेस केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। उसमें मैंने आपको कोगुलेटिंग और फ्लॉक्यूलेटिंग वैल्यू के बारे में बताया था। आज उसका एक छोटा सा टॉपिक है, वो मैं आपको बताना भूल गई थी, तो मैंने सोचा पहले मैं वही आपको करवा देती हूँ। कि बेटा मैंने आपको कोगुलेटिंग वैल्यू के बारे में बताया था ना कि इट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ मिली मोल्स ऑफ एन electrolyte that must be added to bring about the coagulation of 1 liter of an colloidal solution। 1 लीटर कोलॉइडल सॉल्यूशन की अगर आपने कोगुलेशन करवानी है, मतलब उसको प्रेसिपिटेट्स में चेंज करना है, कितना मिनिमम मिली मोल्स में आप इलेक्ट्रोलाइट डालोगे, दैट इज़ योर कोगुलेशन कोगुलेटिंग वैल्यू। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि जो किसकी कोगुलेशन ज़्यादा होगी, अगर 3 पॉजिटिव है तो उसकी जितनी वैलेंसी ज़्यादा होगी उतनी कोगुलेशन ज़्यादा होगी। एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव और सोडियम पॉजिटिव में से एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव की कोगुलेशन सबसे ज़्यादा होगी, फिर मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, फिर सोडियम पॉजिटिव। सिमिलरली अगर पॉजिटिव सोल है तो फिर हम नेगेटिव एनाइन देखेंगे कि 4 नेगेटिव की वैल्यू सबसे ज़्यादा, फिर 3 नेगेटिव, फिर 2 नेगेटिव, फिर 1 नेगेटिव। ठीक है, तो ये मैंने आपको हार्डी-शुल्ज़ रूल करवाया था कि जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतनी ज़्यादा जो है कोगुलेशन की जो टेंडेंसी होगी वो ज़्यादा होगी। देखो, लेकिन अब यहाँ पे अगर आप टेबल देख रहे हो, ये नेगेटिव एनाइंस की फ्लॉक्यूलेटिंग या कोगुलेटिंग वैल्यू है, ये पॉजिटिव कैटाइंस की जो है वो फ्लॉक्यूलेटिंग वैल्यूज़ हैं। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो Br नेगेटिव की 138 वैल्यू है और FeCN6 3 नेगेटिव की 0.096 वैल्यू है। मैंने अभी आपको कहा कि जो 3 नेगेटिव है वो ज़्यादा जल्दी कोगुलेट करेगा और 1 नेगेटिव जो है वो कम कोगुलेट करेगा, लेकिन इसकी वैल्यू तो बहुत, इस 1 की वैल्यू ज़्यादा है और 3 की वैल्यू कम है। सिमिलरली पॉजिटिव में भी Na पॉजिटिव की वैल्यू ज़्यादा है 51 और 3 एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव की वैल्यू तो बहुत कम है। तो फिर यहाँ पे जो ऑर्डर है वो रिवर्स कैसे हुआ है? इसका रीज़न ये है कि बेटा दो चीज़ें होती हैं, एक होती है कोगुलेटिंग वैल्यू और एक होती है कोगुलेटिंग पावर। तो जो कोगुलेटिंग वैल्यू होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है कोगुलेटिंग पावर के। मतलब कि स्मॉलर द कोगुलेशन और फ्लॉक्यूलेशन वैल्यू ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, ग्रेटर इज इट्स कोगुलेशन और फ्लॉक्यूलेशन पावर। जिसकी कोगुलेशन वैल्यू जितनी कम है उसकी बेटा कोगुलेशन पावर उतनी ज़्यादा है, क्योंकि जो कोगुलेशन वैल्यू और कोगुलेशन पावर एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। इसीलिए एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव की चाहे कोगुलेशन वैल्यू बहुत कम है लेकिन इसकी कोगुलेशन पावर बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सोडियम पॉजिटिव। सिमिलरली FeCN6 3 नेगेटिव की कोगुलेशन वैल्यू चाहे पॉइंट्स में है एज़ कंपेरिजन टू ब्रोमीन नेगेटिव जिसकी कोगुलेशन वैल्यू 138 है, लेकिन कोगुलेशन पावर जो है वो 3 नेगेटिव की ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू 1 नेगेटिव। ओके, तो इसी तरह देखो, अगर आपने दोनों को कंपेयर करना हो, कोगुलेटिंग पावर ऑफ 1 इलेक्ट्रोलाइट टू कोगुलेटिंग पावर ऑफ अनदर इलेक्ट्रोलाइट, तो आप इन्वर्स रिलेशन ले सकते हैं, कोगुलेटिंग वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोलाइट 2 डिवाइड बाय कोगुलेटिंग वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोलाइट 1। फॉर एग्जांपल अगर आपसे पूछा जाए कि जो NaCl है, देखो NaCl और एल्यूमिनियम क्लोराइड, इनकी कोगुलेशन पावर में कितना फ़र्क है या कौन किससे कितना टाइम्स हायर है कोगुलेटिंग पावर में, तो देखो आपने लिखना है कोगुलेटिंग पावर ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड डिवाइडेड बाय कोगुलेटिंग पावर ऑफ NaCl। ठीक है, इन दोनों की कोगुलेटिंग पावर का आपने कंपैरिजन करना है। इन दोनों की कोगुलेटिंग वैल्यू आपको पता है, लेकिन आपको पता है कोगुलेटिंग वैल्यू जो पावर के ऑपोजिट होती है, तो AlCl3 कोगुलेटिंग वैल्यू नीचे लिखोगे, NaCl की कोगुलेटिंग वैल्यू ऊपर लिखोगे। NaCl की कोगुलेटिंग वैल्यू है 51, AlCl3 की कोगुलेटिंग वैल्यू है 0.093। इन दोनों को डिवाइड करोगे आ जाएगा 548। तो इससे आपको पता चल जाएगा, जब आप NaCl को यहाँ, इसका आंसर 548 आया है, मल्टीप्लाई करोगे कि क्या कोगुलेटिंग वैल्यू ऑफ AlCl3 इज़ 548 टाइम्स इनटू कोगुलेटिंग वैल्यू ऑफ कोगुलेटिंग पावर ऑफ NaCl। ठीक है, तो इस तरह से आप बता सकते हो, कोगुलेटिंग वैल्यू और कोगुलेटिंग पावर का कंपैरिजन कर सकते हो। ठीक है, इसी पे बेटा एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं। देखो न्यूमेरिकल क्या है, कहता है एक कोई कोगुलेशन एक्सपेरिमेंट है जिसमें हमने इलेक्ट्रोलाइट लिया है 5 ml, उसको मिक्स किया पानी में और टोटल जो मोलैरिटी है वो सॉल्यूशन की आ गई 0.1 मोलर। ठीक है, और इलेक्ट्रोलाइट आपका AB है और उसका जो टोटल वॉल्यूम है वो 10 ml बन गया। मतलब मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ कि 5 ml आर्सेनिक सल्फाइड को आपने डिस्टिल्ड वाटर में मिक्स किया। ठीक है, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन है 0.1 मोलर, इलेक्ट्रोलाइट है AB और उसका टोटल वॉल्यूम है 10 ml। ठीक है, इट वॉज फाउंड दैट द सॉल्यूशन कंटेनिंग मोर देन 4.6 ml ऑफ AB
कोआगुलेट विद इन 5 मिनट्स। कहता अगर इस सॉल्यूशन में जो इलेक्ट्रोलाइट है AB वो 4.6 ml से ज़्यादा हो जाएगा तो कोआगुलेशन हो जाएगी। इसका मतलब कि 4.6 ml जो है मिनिमम वैल्यू है जो कोआगुलेशन करने के लिए चाहिए, क्योंकि 4.6 ml से अगर ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट डाला गया तो कोआगुलेशन तो हो जाएगी। अब कहते हैं आप बताओ कि कोआगुलेशन वैल्यू कितनी है AB के लिए। तो बेटा इसके लिए आपको डेफिनेशन याद करनी पड़ेगी। डेफिनेशन क्या थी कोआगुलेशन वैल्यू की, कि मिनिमम इलेक्ट्रोलाइट, और वो भी किस में होना चाहिए, मिली मोल्स में। मिनिमम इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए मिली मोल्स में, जो कि ऐड किया जाए ताकि 1 लीटर सॉल्यूशन की कोआगुलेशन जल्दी से जल्दी हो जाए। अब मतलब कि हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट के मिली मोल्स चाहिए। ठीक है, हमें दे रखा है कि जो टोटल सॉल्यूशन है इलेक्ट्रोलाइट का वो 10 ml है, और 10 ml में कितने मोल आते हैं, 0.1 मोल आते हैं। ठीक है, कहता है टोटल जो पूरा सॉल्यूशन है इलेक्ट्रोलाइट और कोलॉइडल वो 10 ml है, उसमें इलेक्ट्रोलाइट के कितने मोल्स आते हैं, 0.1 मोल आते हैं। लेकिन हमें तो मिनिमम मोल निकालने हैं, मिनिमम मोल का वॉल्यूम कितना है, 4.6। ठीक है, तो 4.6 में हमें मोल निकालने हैं। तो बेटा हम अपनी यूनिटरी मेथड निकाल लेंगे कि अगर 10 मिलीलीटर वॉल्यूम है तो कितने मोल हैं इलेक्ट्रोलाइट के, 0.1 मोल हैं आपके पास इलेक्ट्रोलाइट के। लेकिन हमें तो मिनिमम मोल चाहिए, और मिनिमम वैल्यू कोआगुलेशन के लिए कितनी है, 4.6 वॉल्यूम है। 1 ml में कितने होंगे, 0.1 डिवाइडेड बाय 10, और 4.6 वॉल्यूम जो मिनिमम वॉल्यूम है उसमें कितने होंगे, मल्टीप्लाई बाय 4.6, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.046 मोल्स। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया 0.046 मोल्स। लेकिन जो कोआगुलेशन वैल्यू उसकी डेफिनेशन क्या है कि मिली मोल्स निकालने हैं, तो मोल्स को मिली मोल्स में कन्वर्ट करना हो उसको मल्टीप्लाई कर दो 1000 से, तो ये आपके पास आ गए 46 मिली मोल्स। तो 46 इज़ योर फ्लक्चुएशन वैल्यू। तो इस तरह से आपकी फ्लक्चुएशन वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इसमें अपने ध्यान क्या रखना है कि आपको 10 ml में इतने मोल्स दे रखे हैं, लेकिन आपको तो मिनिमम वैल्यू चाहिए। मिनिमम वैल्यू है 4.6 ml में मोल्स निकाल लो और उसको मिली मोल्स में कन्वर्ट करके आपके पास आ जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन हम गोल्ड नंबर पे ले लेते हैं। गोल्ड नंबर की डेफिनेशन मैं आपको याद करवा देती हूँ बेटा। गोल्ड नंबर में क्या कहा था कि 10 ml 10% रेड गोल्ड सॉल्यूशन है, उसमें 1 ml 10% NaCl इलेक्ट्रोलाइट डाला हुआ है। हम चाहते हैं कि कोआगुलेशन ना हो, उस कोआगुलेशन को बचाने के लिए जितना कम से कम मिलीग्राम्स में इलेक्ट्रोलाइट डाला जाएगा, दैट इज़ योर गोल्ड नंबर। ठीक है, ये आपकी गोल्ड नंबर की डेफिनेशन थी। तो अब मैं एक न्यूमेरिकल ले लेती हूँ कि द कोआगुलेशन ऑफ 100 ml ऑफ गोल्ड सॉल्यूशन इज़ प्रिवेंटेड बाय एडिंग 0.25 ग्राम ऑफ स्टार्च। कहता है 100 ml गोल्ड सॉल्यूशन की कोआगुलेशन को रोकने के लिए इतनी स्टार्च की ज़रूरत पड़ती है, इतनी इलेक्ट्रोलाइट की ज़रूरत पड़ती है बिफोर एडिंग इतना 1 ml ऑफ द, इतने प्रोटेक्टिव कोलाइड की ज़रूरत पड़ती है बिफोर एडिंग 1 ml ऑफ 10% NaCl सॉल्यूशन। हमें गोल्ड नंबर बताना है। अब गोल्ड नंबर की डेफिनेशन क्या थी कि 10 ml 10% गोल्ड सॉल्यूशन को बचाने के लिए जितना प्रोटेक्टिव कोलाइड डाला जाए 1 ml 10% NaCl के एडिशन से, दैट इज़ कॉल्ड गोल्ड नंबर। तो हमें देखो आपने लिखना है कि 100 ml गोल्ड को बचाने के लिए कितना प्रोटेक्टिव कोलाइड चाहिए, 0.25 ग्राम। 1 ml को बचाने के लिए कितना चाहिए, 0.25 डिवाइडेड बाय 100। और डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली कितने ml गोल्ड सॉल्यूशन को बचाना होता है, 10 ml। ये 100 ml 10% को बचाने के लिए 0.25 ग्राम आपको दे रखा है। 1 ml को बचाने के लिए 0.25/100, और 10 ml 10% को बचाने के लिए 0.25/100 इंटू 10। ठीक है जी, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.25 ग्राम। मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं की है, लेट मी चेक। 100 ml को बचाने के लिए आपके पास है 0.25 ग्राम, 1 ml को बचाने के लिए है और 10 ml 10% को बचाने के लिए आपके पास कितना आ गया है, 0.25 ग्राम। और अब इसको बेटा हमने चेंज करना है मिलीग्राम्स में, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। आपको समझ आया कि नहीं? आई होप आपको समझ आ गया होगा कि मैंने आपको बोला कि द कोआगुलेशन ऑफ 100 ml कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ गोल्ड इज़ कम्प्लीटली प्रिवेंटेड बाय एडिंग 0.25 ग्राम ऑफ स्टार्च। ठीक है, 100 ml गोल्ड सोल को बचाने के लिए आपको कितनी स्टार्च चाहिए, 0.25 ग्राम। ठीक है, लेकिन आपको डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली तो पता है कि 10 ml को बचाना होता है, तो 10 ml को बचाने के लिए बेटा कितनी चाहिए होती है,
10 ml को बचाने के लिए आप लिखोगे 0.25 डिवाइडेड बाय 100 गुणा 10, तो ये हो जाएगा, ये इससे कट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.025 ग्राम आपका ये आ जाएगा। लेकिन आपको जो आंसर है वो ग्राम में नहीं चाहिए, आपको किस में चाहिए, मिलीग्राम्स में। तो अगर इसको मिलीग्राम्स में चेंज करोगे तो ये आ जाएगा 25 मिलीग्राम। इसका मतलब आपके गोल्ड नंबर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25। तो आपका आंसर आ जाएगा 25। ठीक है, तो इस तरह से दिस इज़ योर गोल्ड नंबर। गोल्ड नंबर की तरह ही बेटा एक होता है कॉन्गो रूबिन नंबर। तो कई बार एग्जाम में ये भी आ जाता है कॉन्गो रूबिन नंबर। कॉन्गो रूबिन नंबर भी बिल्कुल गोल्ड नंबर की तरह ही है। इसमें क्या होता है, इट इज़ अ मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रोटेक्टिव कोलाइड। इसमें भी आपने प्रोटेक्टिव कोलाइड ही ऐड करना है मिलीग्राम्स में, पर इसमें किसकी कोगुलेशन किसको प्रोटेक्ट करना है, 100 ml 0.01% कॉन्गो रूबिन डाई। इसमें एक डाई है, उसका 100 ml, गोल्ड नंबर में 10 ml था, इसमें 100 ml है, 10%, और उसमें 10% था, इसमें 0.01% है। ठीक है, 10 ml की जगह 100 ml हो गया है और 10% की जगह 0.01% है। ठीक है, तो 100 ml 0.01% कॉन्गो रूबिन डाई को बचाना है। किससे बचाना है, जब उसमें 0.16 ग्राम KCl जो है इलेक्ट्रोलाइट इसमें ऐड किया गया है, उसमें बेटा हम 10 ml 1% NaCl ऐड करते थे, इसमें KCl ऐड करना है 0.16 ग्राम। तो कितना आपको प्रोटेक्टिव कोलाइड ऐड करना पड़ेगा, दैट इज़ योर कॉन्गो रूबिन नंबर। तो गोल्ड नंबर की तरह ये कॉन्गो रूबिन नंबर होता है, जिसमें कि आपने 100 ml 0.01% कॉन्गो रूबिन डाई को कोगुलेट होने से बचाना है, जब उसमें 6.16 ग्राम ऑफ KCl ऐड किया जाता है। कितना मिलीग्राम्स में आपको जो है प्रोटेक्टिव कोलाइड ऐड करना पड़ेगा, दैट इज़ योर कॉन्गो रूबिन नंबर। आई होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू।